पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, है ना। हाँ, भागों बढ़ते हैं, उसको इन द फॉर्म ऑफ कोड, ठीक है। उसमें एक्सपेंडिचर रेशियो होता है सेंट्रल और 60 40 75 25। ये कब होता है, ये मल्टी होना चाहिए। नहीं, ये एक्चुअल में ऐसा है कि ये जो ग्रांट्स हुआ ना, जो भी हम देते हैं यहाँ से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, आप जो योजनाओं की बात कर रहे हैं वो हम लोग मैच फंडिंग के बेसिस पे चलाते हैं। मतलब केंद्र कुछ पैसा देगा, कुछ पैसा राज्य देंगे, है ना। जैसे मान लो 80% पैसा 100 रुपए खर्च होना है, 80 रुपए हम दे दिया, 20 रुपए जब तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाएगी तब तक खर्च नहीं कर सकती। तो इस तरीके से भी करते हैं, उसमें शेयरिंग हो जाती है। तो जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो तो होगा ही ना, स्वैच्छिक अनुदान, स्वैच्छिक ही तो बोल रहा हूं मैं। लेकिन कुछ हाँ, जो डीलिंक्ड किए उसमें ये छोड़ दिया गया कि स्टेट चला लेंगे और उसको इसके बदले में पैसे हम लोग दे देंगे। इसका एक्सपेंडिचर जो यूनियन देती वो स्टेट्स को ही दे देंगे। तो वो हम किसके थ्रू दे देंगे? फिनेंस कमीशन के। तो अब इसमें कुछ कुछ चैप्टर है, जैसे आरटीआई, लोकपाल। अब 4-5 कुछ लिखे चैप्टर जो आगे के सिलेबस आपके होंगे। ठीक है, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार देख लीजिए कहां पे बंद करना है। सूचना का अधिकार, है ना। लोकपाल या ओम्बड्समैन, सामाजिक लेखा परीक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षण, ठीक है। और सिटीजन चार्टर इत्यादि कर दीजिए। इसमें ढेर से लंबा कहानी होने वाला है। आज एक चैप्टर इसमें देखेंगे हम लोग, इसका नाम है आरटीआई, है ना। इसमें कुछ कुछ एरिया हमें देखना है सबसे पहले कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या बैकग्राउंड है इसका वर्ल्ड वाइड, है ना, इसकी पृष्ठभूमि। दोनों ही जगह पे, विश्व में और भारत में ये कैसे आया। बेसिकली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हम लोग बात करने वाले हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, है ना। और इसमें हम लोग देखेंगे कि आरटीआई आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टीज का या गवर्नमेंट का, सिविल सोसाइटी का और न्यायपालिका, तीनों का प्रभाव रहा है। खास करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो तीनों ही स्तर पर सरकार ने क्या पहल किया है और सिविल सोसाइटी ने क्या किया, सिविल समाज और न्यायपालिका की तरफ से क्या हुआ है ना। इसको देखेंगे। उसके बाद यूजुअली आरटीआई एक्ट के सामान्य प्रावधान, जो एग्जाम में कभी नहीं आएगा, है ना, लेकिन पढ़ना है प्रावधान प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। थोड़ा फैक्चुअल नेचर का भी ये टॉपिक है, काफी तथ्यवत इसमें हमें मिल जाएंगे। और ज्यादातर जो हमें प्रिपेयर करने हैं मेंस के लिए, वो इसके इश्यूज पढ़ने हैं, मुद्दे, है ना। कभी भी मैक्रो पॉइंट पे सवाल नहीं होंगे कि सूचना के अधिकार कानून का आलोचनात्मक परीक्षण करें, ऐसा नहीं आएगा। ये आएगा कि कोई एक एरिया वाइज, कोई एक सेक्शन को उठा लेंगे। जैसे ये हो सकता है कि जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि राजनीतिक दल जो कि चुनाव जीतने के बाद सरकार के भागीदार हो जाते हैं, तो सरकार के भाग होने की वजह से, है ना,
उनमें अगर पारदर्शिता की बात की जाती है तो इसमें कहाँ कुछ गलत है? क्या कारण है कि राजनीतिक दल सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आना चाहते? है ना, आप अपने विचार इस पर व्यक्त करें, तर्क वितर्क करें, कई तरह से क्वेश्चनिंग इस पे हो सकती है। तो एक तो मुद्दा ये बन जाता है कि राजनीतिक दल इसके दायरे में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी, है ना, और आरटीआई ये है। दूसरा, हमने मार्केट को या प्राइवेट प्लेयर्स को बाहर रखा हुआ है। इसके क्या कारण है? ठीक है, इसके रीजन क्या है? जैसे बाजार या निजी प्रशासन जो है उसको आरटीआई से बाहर क्यों रखा गया? क्यों नहीं हम इसके दायरे में रखें? तो कुछ हमें एग्जीक्यूटिव या गवर्नेंस की अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत रिक्वायर्ड है कि हर चीज जो है पारदर्शिता के नाम पर इसी के दायरे में हो, ऐसा नहीं है। उससे ओवर एक तरीके से रेगुलेशन हो सकता है, प्राइवेट कंपनीज भागने लगेंगी यहाँ से, ये भी पॉसिबल है। तो क्या लॉजिक है, ये सब हम लोग देखेंगे। और इन्हीं सब चीजों की आवश्यकता है। मेंस का जो एग्जाम है, इसी तरह की समझ जो सिस्टम की, चाहे आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, अगर हिस्ट्री तो हिस्ट्री की समझ अगर है, पॉलिटी तो उसकी समझ के बेसिस पे ही हम मेंस पास करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इश्यूज की अगर आपकी बनती है तो, जैसे आप लोग चिंता करते रहते हैं सीबीआई पढ़े तो डायरेक्टर का एक्सटेंशन दे दिया, तो अरे भाई कोई जो जिसने भी दिया है वो क्या कोई गलियों से थोड़ी आई है, सरकार चुन के बनाया है आपने। कार्यपालिका के पास कुछ भी नहीं रहेगा। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल कार्यपालिका का क्या है, मुख्य चीज है। अगर नहीं होगा तो कैसे काम करेगी? और आप लोग इस चिंता में बैठे हैं कि क्या कर रही है कार्यपालिका, एक्सटेंशन दे देती है, अब उसको सुधार ही देगी। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका में क्या अंतर होता है? वो अंतर है, कार्यपालिका बनते तभी है जब विधायिका में आपका बहुमत होता है, वो दोनों एक ही प्लेयर है। तो एक्सटेंशन दे दिया, इसके बदले में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अमेंडमेंट प्रोसेस है, ऑलरेडी प्रोसेस किया गया है। अब सीबीआई डायरेक्टर और ईडी का जो टेन्योर है वही 5 साल हो जाएगा। 2 ही साल का चिंता था ना आपको, तो 5 साल कर देगी, अमेंडमेंट कर देगी, है ना, झमेले खत्म हो गए। तो कुल मिला के ऐसे न वैसे कौन नौकरी में रहेगा या नहीं रहेगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द कैबिनेट ओनली एंड दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट, है ना। इसमें कभी भी कोई तनाव नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट के यहां भी जाने से आप उसकी चीजों को छीन नहीं सकते। और इसका सब एक ही उपाय होता है कि इसी में अगर ये नहीं, जो कि कोर्ट भी बोलती है कि इसके बाद ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कोर्ट को, उसके बाद जनता टेंशन लेती है, वो चुनाव हरा देगी, है ना, उनकी भी एक अदालत होती है, वो एक अलग विषय। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि आखिर क्यों स्वीडन भी दुनिया का ऐसा एक मॉडल है आरटीआई के मामले में जो बेहतरीन मॉडल। अमेरिका में भी हमने मार्केट फोर्सेस को आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं लिया, तो इसका लॉजिक क्या है ना, ये बात समझना है। ये नहीं कि विकासशील देश का मार्केट गड़बड़ है या यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्थिति अच्छी नहीं है तो हम विचार बना लें कि आरटीआई के दायरे में होगा तो अच्छा कर लेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, फिर इसमें कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं, बौद्धिक संपदा के मामले भी हैं। सेक्शन 8 में जो चीजें दी गई हैं वो ठीक नहीं है। जैसे सूचना आप मांगेंगे किसी संगठन से, उसी पार्टी को ये ऑप्शन दे दिया गया है कि वो चाहे तो ये तय कर सकती है कि एग्जैक्टली हम ये सूचना इसलिए आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और ये काम यूपीएससी ही करती रही है लंबे समय तक। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा जीएस का, क्या नाम है, सामान्य अध्ययन, विशेष अध्ययन नहीं है, बौद्धिक संपदा नहीं है, है ना। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो समझ है या जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, वो कहता है कि कभी भी सामान्य ज्ञान जो है वो विशेष ज्ञान या बौद्धिक संपदा नहीं हो सकता। अब कोई जीएस का कोई इंफॉर्मेशन पूछा गया पीटी में, उन किताबों में फेंका हुआ होगा और आप आंसर लेने जाते थे तो यूपीएससी कहती थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जबकि पीसीएस उसके आंसर दे रहे थे
अभी भी देते हैं वो पहले। यूपीएससी तब देती है जब अब कहानी खत्म हो जाती है, तब वो भी कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एक बैच खत्म हो जाएगा, फाइनली प्लेस्ड कर देगी तो पीटी का आंसर दे देगी, लो अब केस लड़ो, है ना। तो हालांकि वो भी एग्जाम लेने के मैनेजमेंट के हिसाब से तो ठीक है, वरना एग्जाम ही नहीं हो पाएगा। आखिर क्या कारण है कि पीसीएस का एग्जाम हो ही नहीं पाता है टाइम पे। मतलब पीसीएस में वैसे तो 2 ही स्टेज होता है एग्जाम का ही, पीटी और मेंस। मेंस में ही कन्वेंशनल टाइप रिटन और इंटरव्यू होता है, लेकिन उसको आप बोल चाल की भाषा में 3 मान लें, पीटी मेंस इंटरव्यू। तो पीसीएस में 4 होता है, पीटी मेंस इंटरव्यू कोर्ट में केस, है ना, एक ये भी है। इसीलिए क्योंकि वहां के जो लोग हैं उनको चलाने नहीं आता है, उनका गवर्नेंस ठीक नहीं है, उनका मैनेजमेंट ठीक नहीं है इंस्टीट्यूशन का, उनको पता ही नहीं है कि सब करते कैसे हैं। क्योंकि बहुत सारे विधायक या परिचित लोग, प्रोफेसर, उनको बना दिया जाता है चेयरपर्सन, और ऐसे उनके बस की ये नहीं है। लेकिन यूपीएससी में ऐसा कभी होता नहीं है। आधे से अधिक सिविल सर्वेंट और आईएएस ऑफिसर्स का इन्फ्लुएंस है। तो आईएएस को देश चलाने आता है, वो जब भी एग्जाम लेने जाएंगे उसके पहले सभी न्यायालयों में कैविएट दे देंगे। कैविएट समझते हैं? एक पहले से एक अंडरटेकिंग होता है कि हुजूर बहादुर मालिक, है ना, माय लॉर्ड, अगर हमारे विरुद्ध कोई केस लेकर आता है तो बुरे नियत से लाएगा, कृपया हमारा काम धाम में हस्तक्षेप ना करें। हम संवैधानिक संस्था हैं और जनता के हित के लिए जरूरी है कि सिविल सर्वेंट्स आए, और ये तभी होगा जब भर्ती होती रहे। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उस पर विचार कर लिया जाए, लेकिन एग्जामिनेशन प्रोसेस को रोका ना जाए। वो पहले कैविएट दिए रहते, अब आप करो केस, एग्जाम नहीं रुकेगा। इसीलिए यूपीएससी का एग्जाम टाइम पे जो एक बार फिक्स हो गया तो इधर से उधर, मतलब कोरोना आके ही चेंज हुआ, अदरवाइज मतलब है ना, सूर्य उगना बंद हो जाए तो भी ये नहीं होगा। कुछ ऐसा ही, कुछ आपदाएं हो जाएं तभी अब कहा जा सकता है, अदरवाइज एक बार तय हो गया तो एग्जाम हो के रहे। क्योंकि चलाने आता है, चलाने वाले लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में जो डिस्क्रिपेंसी है उस पे क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, वहां से मुद्दे आ सकते हैं। अभी इस पे एक सवाल पूछा गया था, जैसे 2020 में एक सवाल है, पढ़ने के बाद आपको दिखाऊंगा। कुछ चेंजेस, अमेंडमेंट हुए थे एक्ट में। वो अमेंडमेंट होने के बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा। राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग के ऑटोनॉमी पर जो असर पड़ा उसको लेकर के, तो जो संशोधन है इससे सवाल हो सकता है। आप इसको समसामयिकी या करंट मान सकते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो करंट मार देगा, करंट इश्यूज पढ़ पाएंगे, अगर समझ पाएंगे, सिस्टम ठीक से पढ़ लें। जैसे एक बार, अब अभी हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, आपसे ज्यादा ज्ञान अब आरटीआई का धरती पे किसी को नहीं होगा इसको पढ़ लेने के बाद, है ना। 1-2 दिन का समय भी लगेगा, ये काफी बड़ा चैप्टर है, अपने आप में ढेर सारे इश्यूज इसमें। तो यहां से भी इश्यूज पूछे जाते, पूछे गए, और पूछे भी गए तो ये नहीं पूछा गया कि संशोधन क्या हुआ, ऑटोनॉमी पे क्या असर हुआ, ठीक है। तो उसमें आपको दिखाऊंगा मैं, जब हम पढ़ रहे होंगे, उसमें जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो क्या करेंगे और जो इश्यूज जानते हैं वो क्या करेंगे। किसको 3 नंबर आएगा और किसको 10 में से 7-8 नंबर आ सकता है। ये दोनों क्राउड में फर्क क्या हो, पढ़ने के बाद वो भी अंतर आपको समझ में आएगा। एक अंतर इसके ट्रेजरी को लेकर के एक इश्यूज बन रहा है, राजकोष पर या नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ये ज्यादा कर रहा है, इसको लेकर के। जैसे देखिए, कुछ फीस रखी गई है ना, 10 रुपए का, बीपीएल के लिए तो होती नहीं है वो भी, और इसका मिसयूज बहुत होता है ना। इसमें सेलिब्रिटीज, उद्योगपति, मीडिया पर्सनल वो यूज करते हैं ज्यादातर। अब कोई इंफॉर्मेशन आपके पास दिल्ली में मांगी गई और है लखनऊ में, आपने डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छी की नहीं, तो हवाई जहाज से मत भेजिए, लखनऊ मेल से भेज दीजिए या किसी बस से भेजिए। कितना 400-500 रुपये होगा ही किराया। अगर जनरल बॉगी में भी कोई बैठ के जाता है मैसेंजर, 500 जाने का, 500 आने का, ठीक है। और कुछ खाएगा पिएगा, कुछ फोटो स्टेट कराएगा, 1 दिन रहना पड़ गया तो वो भी लिए 10 रुपये, और कितना लगा, 1000-1200-2000 रुपये उड़ा दिए। और वो भी कोई गरीब आदमी पूछे, आम आदमी पूछे, गांव का पूछे तो फायदा भी है। पूछ रहे हैं उद्योगपति जिसके पास पैसे का अभाव है नहीं,
और मिसयूज हो रहा है, उस केस में तो हमारा ट्रेजरी का पूरा पैसा ही खत्म हो जाएगा। सूचना देने में तो अनाज कौन देगा, तो ये सब मनरेगा कौन चलाएगा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर के लिए हम क्या करेंगे। अमेरिका में जहाँ डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छा है, वहाँ पे भी $100 है फीस इनका, तो भी वहाँ पे दुखी है संस्थाएं कि इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये डुबा देगा। ये देखने में तो अच्छा लग रहा है आपको, ये जितना आप अभी लिखे हो नाम, लोकपाल फलाना ढिमकाना, अब आपको नाम सुन के लग रहा होगा कि लोकपाल, वी हैव लोकपाल, ओम्बड्समैन लाइक इंस्टीट्यूशन, RTI, ब्रह्म का तत्व। पढ़ लोगे तो जानोगे कि एकदम से गड़बड़ है, सब उल्टा चीज पढ़ाने आया हूं मैं। यही सब आता है एग्जाम में ना, उल्टी गंगा बहती हुई क्वेश्चन। आप जाओगे तो क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि लोकपाल की संस्था भंग कर देनी चाहिए, समय आ गया है, सवाल ऐसा होगा, है ना। बात उस पर चल रही है, इतना जॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की जरूरत ही नहीं है। पीसीएस में आएगा कि लोकपाल भ्रष्टाचार दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है, चर्चा करें तो करके SDM बने, बॉस नहीं बन सकते, है ना। उल्टी गंगा वाला माइंड जब तक ना हो, जब तक कैच देम यंग स्कॉलर हु कैन थिंक, सोचने विचारने की क्षमता, एनालिटिकल पावर जब तक ना हो, वो एम्प्लॉयर नहीं बनता है, ठीक है। और ये प्रक्रिया यूपीएससी में लंबे समय से चल रही है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जानबूझ के। तो ये हमारा कंसर्न है बेसिकली, है ना। तो इतनी ही चीजें पढ़नी है, तैयार करनी है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। पहले इसके वर्ल्ड पर्सपेक्टिव को देखेंगे, ये हुआ कैसे, आया कैसे, इसका जन्म हुआ कैसे, है ना। कहानी है साहब स्वीडन की, और टाइम है 1766, 1766। ये समय स्वीडन वर्ल्ड का पहला ऐसा राष्ट्र है जहां उसके संविधान में संशोधन करके नागरिकों को जानने का अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिया गया है। एग्जैक्टली इसके पीछे का कुछ हिस्ट्री है। इससे पीछे लगभग 40 इयर्स बैक, 40 इयर्स बैक अगर हम देखें, 40 साल पीछे, है ना, एक पार्टी पावर में थी यहाँ जिसको कहते हैं हैट्स पार्टी। हैट्स, है ना, बड़ी अच्छी पार्टी थी, इन्फ्लुएंशियल थी, बढ़िया काम कर रही थी, अभी भी है। हैट्स कैप्स वहाँ के पावरफुल पार्टियां हैं। और एग्जैक्टली ये जनता के सामने पब्लिक अकाउंटिंग, पब्लिक ऑडिटिंग ये सब कर रही थी, लेखा को प्रस्तुत करती थी, लेखा परीक्षण होता था। इस समय ही सोचिए, सामाजिक लेखा परीक्षण आपको पढ़ाएंगे, ये सब कर रहे थे। यानी एक फाइनेंशियल ईयर तक पैसे उड़ाने के बाद बताते थे कि पैसा क्या किया, किधर किया, आप चाहो तो जांच कर सकते हो, ठीक है। इनके विपक्षी दल, इनको कुछ सूझ नहीं रहा था, और उनका नाम है कैप्स। दोनों का मतलब टोपी ही होता है, लेकिन जनता को टोपी पहनाते नहीं थे। ये अच्छी पार्टियां वहां की, बढ़िया काम करते थे। अब कैप्स को लगा कि कैसे चुनाव हराएं भाई, तो इनको एक आइडिया सूझा कि वित्तीय वर्ष के मध्य में ही जानने का अवसर दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर तक पैसा खर्च करते हैं और तब जानने का अधिकार देते हैं, है ना, तो एक तरीके से पोस्टमार्टम है, पैसा तो खत्म हो गया। अगर जांच भी हुआ, CAG कहता भी है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो फायदा क्या है। अगर वित्तीय वर्ष के बीच में जानने का अवसर दे दिया जाए तभी तो कुछ होगा, तभी तो कुछ उसका महत्व है ना। तो कैप्स के माइंड में आया कि वित्तीय वर्ष के मध्य में, वित्तीय वर्ष के मध्य में सूचना मिले, क्योंकि अगर सूचना के या जानने का अवसर मिल जाए तो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। ऐसा इनका मानना था कैप्स पार्टी का। अब भारत की जनता तो है नहीं, ऐसे ही देखो, कोई भी यूं ही आगे होता नहीं। जैसा अमेरिका का सिस्टम आप पढ़ोगे तो डेली देखोगे बिल्कुल क्रिस्टलाइज है, क्लियर है, वो सफल होगा ही। वैसे ही बात है, जैसे जो कोई पढ़ रहा है, हेल्थ का ध्यान रखता है, अच्छा है, सद्गुणी है, सफल होगा ही, नहीं का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।
इसी तरीके से स्वीडन अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में हमेशा टॉप 4 में दिखता है, लीस्ट करप्ट कंट्री में, कम से कम भ्रष्ट देशों के सूची में अगर है, तो इसका ये बैकग्राउंड है। आप देखिए क्या कर रहा है कितने समय पहले से, आज क्यों नहीं अच्छा करे, है ना। और हम लोग के यहाँ कब आया है अभी बात करते हैं, देखते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे एक डिमार्केशन लाइन है, यहाँ इलेक्शन हुआ 1765 चुनाव हुए। इस चुनाव में ये जो कैप्स जो कह रहे थे, इनके प्रस्ताव जनता को भा गए और कैप्स पार्टी चुनाव जीत गई। कैप्स जो हैं इनकी विजय हो गई, ये जीत गए चुनाव, इलेक्शन में इनकी विजय हुई। एक साल के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट पारित करके 1766 में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर दिया और स्टैट्यूटरी कम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नागरिकों को दे दिया, और विश्व का पहला देश जिसने अपने नागरिकों को जानने का अधिकार 1766 में दिया, है ना। इसमें 3 तरह के पैराडाइम जो मॉडल है, स्वीडन का जो मॉडल है, कोई भी चीज जहां पे पहले होता है वो मॉडल बन जाता है। जो पहले करता है उसको लोग नकल करते हैं, प्रतिमान बन जाता है। स्वीडन का जो मॉडल है ना, इसमें 3 चीजें देखी गई। सबसे पहले लोक क्षेत्रक से जानने का अधिकार, लोक क्षेत्रक से जानने का अवसर या सूचना का अधिकार, पब्लिक सेक्टर से। अब अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं तो जो इश्यूज उठ रहा था कि मार्केट फोर्सेस को इसमें लेना चाहिए कि नहीं, तो स्वीडन मॉडल ही ये कहता है कि भाई नहीं लेना चाहिए। मार्केट में वैसे ही ट्रांसपेरेंसी बहुत है, ग्राहक को भगवान समझता है, उसको भी कानून के दायरे में रखोगे तो वो डर जाएगा, आपके वहाँ निवेश वेश नहीं करेगा, भाग जाएगा, तो आपकी इकोनॉमी डंप होनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहला क्या है, पब्लिक सेक्टर से जानने का अवसर। सिर्फ यही नहीं है बल्कि इसमें एपिलेट राइट या अपील करने के अधिकार भी दिए गए, है ना। वी कैन अपील टू द सम अथॉरिटी, जैसे हमारे यहाँ जैसे हम कहते हैं कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है राज्यों के संगठन के विरुद्ध, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है केंद्र सरकार के संगठनों के विरुद्ध, और थर्ड वन जो है वो क्या है, कुछ अपवादजनक परिस्थिति में कुछ संस्थाओं को हम बाहर रखे हैं, खास करके सुरक्षा की या पुलिसिंग की जो संस्थाएं हैं इनको हमने बाहर रख लिया। ये 3 मॉडल है, ये 3 बातें ही यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 1766 से एग्जीक्यूट हुई। जो चीज 1766 में हो रहा है अमेरिका में ठीक 200 साल के बाद 1966 में हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ज़्यादा नहीं 200 साल के बाद, ठीक है। इतना ही नहीं, अगर हम फ्रांस की बात करें, कोई भी कंट्री अगर आप देखेंगे, फ्रांस में 1978, इफ वी कंसीडर कनाडा, कनाडा ने 1982 में कानून बनाए, जापान ने 1999 में बनाए, यूके में एफर्ट्स लिए गए और 1972 में एक कमेटी बनाई गई, उसको कहते हैं फ्रैंक्स कमेटी। फ्रैंक्स कमेटी ने यूके में एक समिति बनी, फ्रैंक्स कमेटी, और बहुत पहले बन गई 1972, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, है ना। फ्रैंक्स कमेटी ने कुछ अपना विचार दिया होगा लेकिन हुआ नहीं, और आगे चल के 2000 में ब्रिटेन में कानून इसके लिए बना और 2005 से उन्होंने लागू किया। उस लिहाज से अगर देखें तो 12 अक्टूबर 2005 से हम लोग भी चले हैं, तो हम भी बहुत लेट नहीं कह सकते हैं। हम जिनके गुलाम रहे थे या उपनिवेश थे उनके साथ ही काम शुरू किए, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पढ़ते समय हमने आपको बताया था कि राजीव गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बड़े रिफॉर्म किए,
वो आरटीआई क्यों नहीं कि आज आपको समझ में आएगा, इसका दिन आ गया है समझने का, है ना। तो ये सब थोड़ा सा फैक्चुअल भी है और थोड़ा सा इंफॉर्मेटरी भी है। कुछ कुछ बातें लिख भी लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दुनिया में सबसे पहला देश स्वीडन है। दुनिया में सबसे पहला देश बीच की लाइन के पास का तीसरे नंबर का एसी चालू करने। बीच की लाइन कौन है? अच्छा ये, इसमें तीसरे नंबर का चला दीजिए भाई। ये तो पूरा ही चलता होगा ऐसा, तो डक्ट वाला है ना, डक्ट एसी में तो सभी चले। क्या लिखे हो? विश्व का गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया। दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उसकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना। थैंक यू, बहुत बड़ा ही अच्छा अच्छा बात लिखते हो तुम लोग। चलिए अब लिख लीजिए। दुनिया में सबसे पहला राष्ट्र स्वीडन है। सबसे पहला राष्ट्र स्वीडन है जहां सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार कल जिनका तबीयत खराब हो गया था उनके कोई फ्रेंड है यहाँ, वो ठीक है ना? वो है यहाँ पे जिनकी तबीयत खराब हुई थी, उनके जानने वाले कोई इसमें बैठे हुए? अब सही है सब? सब ठीक हो गया था? मैं थोड़ा अपडेट लेना भूल गया मैनेजमेंट से, हुआ सब सही है? तब तक यही था? अच्छा अच्छा, क्या लिख दिए? दुनिया में सबसे पहला देश स्वीडन है जहां सूचना का अधिकार सबसे पहली बार 1766 में 1766 में लागू किया गया। है ना, लागू किया गया। वास्तव में 1765 में स्वीडन में चुनाव हुए थे और इस चुनाव से लगभग 4 दशक लगभग 4 दशक लगभग 4 दशक पीछे तक हैट्स पार्टी, हैट्स पॉलिटिकल पार्टी, हिंदी मत लिखना यार, टोपी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हैट्स, है ना, देवनागरी में लिख सकते हैं। हैट्स पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल का शासन था जो पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, जो पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध थी और सामाजिक अंकेक्षण जैसे सामाजिक अंकेक्षण जैसे साधनों का प्रयोग कर रही थी, साधनों का प्रयोग कर रही थी।
है ना। विपक्षी दल कैप्स के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि वित्तीय वर्ष के मध्य में भी नागरिकों को जानने का अवसर दिया जाना चाहिए, यह प्रस्ताव, फुल स्टॉप के बाद, यह प्रस्ताव उस समय नागरिकों को पसंद आया और 1765 के चुनाव में कैप्स राजनीतिक दल की जीत हो गई। कैप्स राजनीतिक दल की जीत हो गई। यह प्रस्ताव नागरिकों को पसंद आया और कैप्स राजनीतिक दल की 1765 के चुनाव में जीत हो गई। और 1 साल के अंदर हो गई, और कॉमा फुल स्टॉप मत दीजिए अभी, और 1 साल के अंदर संविधान में संशोधन करके नागरिकों को आरटीआई उपलब्ध करा दिया गया। ठीक है, उपलब्ध करा दिया गया। पैराग्राफ छोड़कर स्वीडन में आरटीआई के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में निम्नांकित 3 प्रतिमानों को 3 paradigms have been adopted in Sweden as a directives for the RTI। 3 प्रतिमानों को अपनाया गया। नंबर 1, सभी लोक क्षेत्र के संगठनों से जानने का अधिकार। सभी लोक क्षेत्र के संगठनों से जानने का अधिकार। नंबर 2, यदि एक नियत समयावधि में सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं
सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं तो अपील करने का अपील करने का अधिकार। नंबर 3, सुरक्षा में सेवाएं देने वाली पुलिसिंग की कुछ एजेंसियों को अपवादजनक परिस्थिति में इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाना अपवादजनक परिस्थिति में इससे बाहर रखा जाना। पैराग्राफ छोड़कर उपर्युक्त प्रतिमानों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका में 1966 में, फ्रांस एवं कनाडा में क्रमशः 1978 और 1982 में, फ्रांस और कनाडा में क्रमशः 1978 और 1982 में, जापान में 1999 में कानून बनाया गया। ब्रिटेन में, फुल स्टॉप के बाद, ब्रिटेन में एक अलग प्रतिमान पर विचार करने के लिए 1972 में फ्रैंक्स कमेटी का गठन हुआ था। ब्रिटेन में इससे अलग प्रतिमान पर विचार करने के लिए 1972 में फ्रैंक्स कमेटी का गठन हुआ जिसमें यह माना गया कि स्वीडन के मॉडल को ही आधार मानना चाहिए। मतलब अलग तरह का मॉडल उन्होंने दिया नहीं। आधार मानना चाहिए। यद्यपि इसके लिए 2000 में कानून बनाने 2000 में कानून बनाने का प्रयास हुआ और 2005 में इसे लागू किया गया।
जब भारत में भी इसकी शुरुआत होती है ना, तो ये दुनिया घूमते हुए हम लोग इंडिया पहुंच गए हैं। और अब इंडिया में क्या हुआ, कैसे हुआ? इंडिया में जो आरटीआई का जो आंदोलन है वो कई चीजों पर आधारित है, कई पहलुओं के बाद ये हुआ है। आरटीआई भारत में कैसे डेवलप हुआ, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने आरटीआई को इमर्ज करने में रोल प्ले किया है। ठीक है, सबसे पहला एक तो है सिविल सोसाइटी, सिविल समाज, है ना। दूसरा, हम राजनीतिक या सरकार के स्तर पर भी इसके लिए देखते हैं प्रयास होता हुआ, पॉलिटिकल लेवल पर। बिना राजनीतिक पहल के तो कुछ होगा नहीं। राजनीतिक या सरकार के स्तर पर क्या होता है, और न्यायपालिका ने भी इसके लिए अच्छा माहौल बनाया है ना। ये ध्यान रहे कि सिविल सोसाइटी की भूमिका जो है केस स्टडीज के रूप में पेपर 4 में भी हो सकता है। ठीक है, प्रोबेटी इन गवर्नेंस में भी है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सिविल सोसाइटी क्या होती है, कुछ संक्षेप में तो बातें हमने की हैं, और एक दिन आएगा, अब समय आ ही रहा है सब धीरे धीरे, जिस दिन आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा और आप किसी भी ऑप्शनल के होंगे उतना नहीं जानते होंगे, है ना। और आप उसी में भी, चाहे आप सोशियोलॉजी में पढ़े हों, चाहे पॉलिटिकल साइंस के हों, पब्लिक एड के हों, कहीं के भी हों, कुछ भी हों, उसके बाद सब समाप्त, एक ही बार में, एक शॉट में कहानी खत्म, है ना। और एक ही दिन आपको नजर आएगा, उस दिन दिखाऊंगा मैं कि इस 10 सालों में लगभग 8-9 साल तो क्वेश्चन आया ही होगा, और सारे प्रश्न आपके बन रहे होंगे, और उसके जितने नए डायमेंशंस बन सकते हैं वो सब के आंसर आप करने की स्थिति में होंगे, है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। ठीक, सिविल सोसाइटी के बारे में संक्षेप में हम लोगों ने बात किया है कि राज्य या सरकार से अलग कोई संस्था, जिसमें एक परिवार के लोग ना हो, जो लिबरल तरीके से काम करती है वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, उसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। इसमें एनजीओ, प्रेशर ग्रुप, ढेर सारी संस्थाएं पाई जाती है ना। अब आरटीआई के लिए किसने काम किया, एक एक करके देखते हैं। सिविल सोसाइटी, सिविल समाज ने क्या काम किया है और क्या कर सकता है। ठीक है, दुनिया में आरटीआई मूवमेंट के लिए जानी मानी एक भारतीय महिला है, अरुणा रॉय, है ना। आरटीआई एक्टिविस्ट रही हैं, आईएएस अफसर थी। एक तो आप आईएएस बनिए पहले, लेकिन यही सब कुछ नहीं है, इसको छोड़ करके भी कई लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, उसमें से एक नाम ये है ना। हस्बैंड वाइफ दोनों ही आईएएस ऑफिसर थे, तमिलनाडु काडर के आईएएस ऑफिसर थे। तो ये अगर याद रहेगा आपको, तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक से चला आएगा कि पहला राज्य तमिलनाडु है जहां पे राज्य के स्तर पर आरटीआई एक्ट लागू हुआ, क्योंकि हस्बैंड वाइफ काम कहाँ किए, तमिलनाडु। क्या काम करते थे, लड़ाई करते थे, आपस में नहीं करते थे, गवर्नमेंट की कुछ एजेंसी है जहां पे करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनसे। जैसे 1948 से 3 संस्थाएं हमने सभी राज्यों में बनाई हैं। पानी का कुछ होगा, जल बोर्ड टाइप का, विद्युत बोर्ड, और तीसरा टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये तीनों भ्रष्टाचार की सर्वोच्च संस्थाएं होती हैं राज्यों में। कहीं पे भी देख लीजिएगा करप्ट होगा। सरकारी बस का ड्राइवर बेचारा मर गया होगा, तभी तो उसको पेंशन शुरू नहीं हुआ होगा, ग्रेचुइटी नहीं मिली होगी, कहीं ना कहीं ऐसा हो। तो ये हस्बैंड वाइफ केस लड़ते थे
और न्यायालय को कहते थे कि हुजूर, माय लॉर्ड, अगर जानने का अधिकार होता ना, आरटीआई का कानून होता अगर इस राज्य में, तो हम आपके पास नहीं आते, आपका टाइम खराब नहीं करते। अगर आरटीआई का कानून होता तो हम आपके पास नहीं आते, हम आपके पास नहीं आते। 2-4 हजार बार जब लोग बोले तो तमिलनाडु हाईकोर्ट का दिमाग कहा कि बनाओ, कानून बनाओ। एक दिन डिसीजन आ गया और तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट वेयर वी कैन अंडरपिन और एग्जीक्यूटेड द आरटीआई एक्ट एट द स्टेट लेवल। राज्य स्तर पर हमने सूचना का अधिकार कानून बनाया, राज्य है ये, और ये पहला है जहां आरटीआई एक्ट हमने बना लिया। ये हस्बैंड वाइफ जहां गए वहां विकेट लेते रहे। गोवा चले गए, गोवा गए, दिसंबर के महीने में उनका विकेट ले लिए। 1997 में ही ये टाइम है तमिलनाडु का, 1997 दिसंबर 97 में गोवा का भी विकेट ले लिया। पहला है तमिलनाडु, दूसरा गोवा। हस्बैंड वाइफ मध्य प्रदेश गए, 2003 में विकेट ले लिया उधर का, फटाफट विकेट लिया इन लोगों। इन लोगों ने ऑर्गेनाइज तरीके से काम शुरू किया, बहुत ही है ना वेल डिफाइंड वे में काम शुरू किया। और राजस्थान में एक संगठन बनाया, एक सिविल सोसाइटी बनाई जिसका नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS। ये एक तरह की जिस दिन आपको सिविल सोसाइटी पढ़ाएंगे ना, उस दिन आपको वो बात समझ में आ जाएगी। आज मैं बोल रहा हूँ थोड़ा अटपटा लगेगा। ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, अंडर रजिस्टर्ड विद द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, एक दिन आएगा, चिंता मत करिए। मान लीजिए कि कहीं पे रजिस्टर है और ये एनजीओ है प्रेशर ग्रुप, आज इतना ही मान लीजिए, इतने ही से आज का काम हो जाएगा। आज का चैप्टर ये है, मतलब आरटीआई है, ये नहीं है ना। एक दिन वो आएगा, उसका दिन आएगा। एवरी डे एवरी डॉग हैज ए डे, है ना, एवरी कंटेंट हैज ए डे, है ना। तो उसका दिन आएगा, उस दिन के बाद फिर कष्ट समाप्त। थोड़ा सा रुक जाइए। ये संस्था बनी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से रजिस्टर्ड हुई, और 3-4 राज्यों से ज़्यादा आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो नेशनल इसका इम्पोर्टेंस हो जाता है। 90 में शुरू किया, 94 से काम शुरू कर लिया। ये बहुत ही जानी मानी एक कार्यक्रम कराती है जिसको कहते हैं जन सुनवाई। जन सुनवाई, और ये कार्यक्रम एक तरह से पब्लिक ऑडिटिंग का होता है। पब्लिक ऑडिटिंग का जो आरटीआई के तरफ भी लेके जा रहा है। क्या करते हैं इसमें, जैसे राजस्थान में जो भी योजनाएं चल रही, वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे मनरेगा है या कोई भी, तो आम लोग, गरीब लोगों तक वो योजनाएं का लाभ पहुँच रहा है या नहीं, इसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसको क्लासीफाई करना जो आम नागरिकों को समझ में आए, उसका प्रचार प्रसार। तो गांव में, स्कूलों में वॉल पेंटिंग, होर्डिंग, ये सब करके इस साइकिल से मैसेंजर भेज के उनको भेजना, खेतों में ही जाके एकदम बताना, है ना। कोई नुक्कड़ नाटक गाजे बाजे के साथ, कोई आकर्षक कुछ भी करके चिक्की नौकी, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाए। उनको कहना कि अगर ये बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है तो इस तारीख को यहाँ आ जाइए। टेंट वेंट लगा करके वहाँ पे कुछ डिग्नेटरीज को बुलाते थे, जैसे डीएम साहब को बुलाए, मंत्री को, सांसद को, सवाल पूछने के लिए। उनको कहते थे कि सर चलिए आप चीफ गेस्ट है वहाँ, और कुछ नहीं है, वैसे आपको उद्घाटन करना है, चीफ गेस्ट। नागरिकों को पहले से सिखाए रखते थे कि जैसे ही आएंगे तो ऐसे हाथ उठाना, कि सर कुछ पूछें, डीएम साहब कहेंगे पूछो, पब्लिक मन से कौन मना करे, आप लोग कितना प्रेम पत्र भेजते हैं, है ना। तो ऐसा ही हुआ। तो ये हुआ कि भाई किसी ने हाथ उठाया कि सर इंदिरा आवास योजना किसको किसको मिलती है, कैसे मिलेगी। डीएम का तो रटा होता है, चूंकि विद्यार्थी है तो रट रहा है कि उद्देश्य क्या है, ऐसे ऐसे SC ST को मिलेगा, ये वो पॉइंट रटा, 1995 से शुरू हुआ ये तैयारी करने में रटा हुआ है। और डीएम बन के 9 साल तक लगभग इसको लागू करवाता है। तो एक तरह से वो परमानेंट मेमोरी में योजनाएं चली जाती हैं। IAS अफसर के तुरंत बता दिया कि ऐसा 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 होगा तो मिल जाएगा। मुखर्जी नगर में या करोल बाग में तैयारी किया है,
और नौकरी में उसको लागू कर रहा है तो उसको योजना पता है ना। फिर दूसरे ने उठाया कि सर आप जिसको कह रहे हैं उस समुदाय का वो नहीं है, उसको मिल गया है, और मैं उस समुदाय का हूं, मुझे नहीं मिला, तो आपके रहते हुए इतना अन्याय क्यों हो रहा। बड़ा बुरा लगा डीएम को, थोड़ा बेइज्जती होने लगा पब्लिकली। जब इस तरह से डीएम की खिंचाई होती थी, थोड़ी सी टेंशन होती थी, तो डीएम लौट के जाके अपना एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने लगते थे, चीजें बेटर हो जाती थी, तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी थोड़ी बढ़ा देते थे, वो ठीक करते थे, कॉशियस हो जाते थे। इस पर नजर पड़ गया यूएनडीपी का। यूएनडीपी ने अपने रिपोर्ट में लिख दिया जन सुनवाई ये जबरदस्त कार्यक्रम है, और अब क्या कहने इसके, इससे अच्छा कुछ नहीं है, सारे विकासशील देश को नकल करना चाहिए। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को कहा कि सर आइए आपको पुरस्कार देना है। चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं किस बात का। सर आपने इतना अच्छा जो जन सुनवाई का कार्यक्रम चलवाया। अब चीफ मिनिस्टर कह रहा हाँ चलवाया तो मुख्यमंत्री जी को पुरस्कार मिला। वहां से जब वापस आए तो उनको लगा कि जब एक डीएम होके कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ा देता है, जानने का अवसर देके या जन सुनवाई के कार्यक्रम से, तो पहले तो राजस्थान में जन सुनवाई के कार्यक्रम को वैलिड बना दिया कि अभी होता रहेगा, इससे पब्लिक ऑडिटिंग होगी, पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया, और राज्य के स्तर पे भी विकेट ले लिया। 2000 वो टाइम है, 2000, जब राजस्थान में राज्य के स्तर पर सूचना का अधिकार का कानून पारित हो। ठीक है, जो काम यहां पे हुआ वो काम दिल्ली में भी हुआ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी पहले सिविल सर्वेंट थे, जैसे ये आईएएस अफसर थी, वो आईआरएस अफसर थी। नौकरी छोड़ करके वो पहले एक एनजीओ चलाते थे, उसका नाम था परिवर्तन। परिवर्तन भी यही केस करती थी, बिजली की, पानी की, जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस थे, कि अगर वो नहीं हो रही है, कोई किसी का बिल गड़बड़ है, उसको लाखों रुपए के बिल आ गए, उसके बिहाफ पे केस लड़ते थे, और हाई कोर्ट को बोले कि अगर आपके पास अगर कानून होता तो हम आपके यहाँ नहीं आते। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक दिन कह दिया कि बनाइए। वही कहानी यहाँ भी दोहराई गई। 2001 दिल्ली में एनसीआर के स्तर पर, मतलब यूटीज के स्तर पर, दिल्ली में, भारत सरकार के स्तर पर नहीं, क्या हुआ, कानून पारित हो। तो सिविल सोसाइटीज ने बड़ी भूमिका अदा की है इसमें, है ना। और राजस्थान के कितने लोग हैं, इतने लोग। तो इनका थोड़ा कल्चर दिखा देते हैं आपको। एक डॉक्यूमेंट्री है, इसमें से साउंड ले लीजिएगा। आप एक कॉपी में जन सुनवाई कार्यक्रम टाइटल रखिए, और ये जो है केस स्टडीज में भी काम आएगी, है ना। यहाँ जनावत पंचायत के बहुत एक टाइटल लिख दिए, सिर्फ सिनेमा नहीं देखना है, जन सुनवाई कार्यक्रम, है ना। वर्ल्ड वाइड फेमस कार्यक्रम है, और कभी आपको डायरेक्ट इसके नाम से भी क्वेश्चन मिल जाएगा। और केस स्टडीज में या जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए एनजीओ का कैसे यूज करोगे, आपको सीखने जानने को मिलेगा, है ना। सिविल समाज की क्या भूमिका हो सकती है, वो इस डॉक्यूमेंट्री से आप देख पाएंगे। गांव के लोग बैठे हुए हैं। It all began with the Janavat public hearing. Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, MKSS, held another of its Jan Sunwais on development works in Janavat Panchayat, Umbalgarh Block, Raj Samand District, in April 2001. An embezzlement of 70 lakh rupees was established by the government audit team, which investigated the expenditure and works after the Jan Sunwai. What follows
इसी is तरीके से indicative of the government's efforts at social audit. अब मेरे माइक बंद मत करिए, ये भी चलने दीजिए। देखिए इसी तरीके से वो टेंट वेंट लगाते हैं, थोड़े अर्बन एरिया में होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाएंगे। Following the directive of the state government, post the Janavad MKSS Jansulbari, that the highest spending panchayat in every samiti or block should hold its own Jansulbai to demonstrate what a social audit should be. This जो भी highlights the प्रोजेक्ट process चलते हैं उसकी जांच के लिए। districts of Rajsamand, Bhilwara and Bikaner, where the MKSS and National Campaign for People's आम आदमी Rights का to एम्पावरमेंट Information, देखिए, NCPRI, are active. ये कुछ नुक्कड़ नाटक ऐसा ना स्ट्रीट ड्रामा वो करते थे, तो कोई केस स्टडी आए तो उसमें आप यूज कर सकते हो। जैसे कोई बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मॉडल यूज करने से फायदा नहीं होगा, गांव तक कैसे स्प्रेड करोगे इंफॉर्मेशन, है ना। The Jansulbai has become a vehicle for people's participation in a system of governance, which has so far been controlled and manipulated by people in power. Aimed to unearth corruption and misuse of public funds, the Jansulbai was a process introduced and popularized by the MKSS from 1994 onwards in central Rajasthan. The 8 years of struggle of the MKSS to enforce transparency and accountability in rural development works culminated with the Jansulbais of Janavad Panchayat in April 2001. This reinforced the need for transparency and people's participation in governance. देखिए जब आप बुलाते हैं जन सुनवाई के लिए तो क्या इम्पावरमेंट होता है, घूंघट की महिलाएं भी बोल रही है ना, तो ये अभी आप देखते जाइए। The ordinary people of Janavad proved once again that social auditing could be easily understood and used as a tool against corruption. But let us look back at the process of MKSS's struggle for right to information in rural Rajasthan. When Keli Bai asked for copies of the accounts of her village panchayat, she asked a simple but revolutionary question. Her question threatened a system of governance that was steeped in opaqueness and corruption. For over 50 years, independent India has witnessed the pocketing of development funds by vested interests and the crippling of development efforts. This was possible because there was no transparency in government spending, which prevented people like Keli Bai from even being acknowledged by the यूएनडीपी state. ने बड़ा तारीफ किया केली भाई, तो अवार्ड भी मिला। Her continual questioning has forced government and देखिए, panchayats to ये आप देख रहे display हैं? information publicly. इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए जितनी योजनाएं हैं उसको वॉल पेंटिंग के माध्यम से हम विलेज एरिया in a में manner in which उसको people बता can सकते access and understand it. The question Keli Bai and her companions raised sought to bring about this change. This was a common question asked by the villagers of central Rajasthan during a series of Jansulbais organized by the MKSS in 5 different village panchayats between December 1994 and April 1995. It began with Port Kirana in Pali district, and 4 other such hearings were organized in the districts of Rajsamand, Ajmer and Bhilwara. These Jansulbais marked the beginning of a long but successful struggle that created local history. When rural people began asking pertinent questions, demanding transparency and accountability,
they began to reclaim development for themselves. The relationship between the government and the ordinary citizens started changing dramatically. Kiri Bai and the MKSS fought hard to win what was soon to become an entitlement for every ordinary citizen in Rajasthan. Their long struggle resulted in several institutional changes in the state. December 1996, through an amendment in the rules of Panchayati Raj Act, citizens in Rajasthan have the right to inspect and take copies of all records of Panchayati Raj bodies, including bills, vouchers, and muster rolls, and see what is being done in their name. चलिए तो ऐसा कुछ लिखिए भी, इसी में पॉइंट्स को लिखना है। देखिए क्या चेंजेज आया है। एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए आपने ऐसा काम किया, लोगों को एम्पावर किया। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने चेंज कर दिया रूल्स में। पंचायती राज एक्ट अपने यहाँ का जो उनके यहाँ था 1 साल के बाद राज्यों को बनाना था। इस पंचायती राज का कानून कब से लागू हुआ है? 24 अप्रैल 1993 और नगर पालिका के 1 जून से। 1 साल के बाद राज्यों को अपने हिसाब से कानून बनाना था। 94 का होगा तो उसमें चेंजेस करके आप रिकॉर्ड्स ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को किया गया। ये ताकत होती है पब्लिक ऑडिटिंग की या जन सुनवाई की, जो ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहा है। लिख दीजिए। तो पहला पॉइंट, जन सुनवाई कार्यक्रम। मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा चालित कार्यक्रम। मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा चालित कार्यक्रम जिसमें एक दबाव समूह के द्वारा आम नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं, आम नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के संदर्भ में सूचनाएं वर्गीकृत करके आम नागरिकों को प्रचार प्रसार के स्थानीय माध्यमों यथा नुक्कड़ नाटक, स्थानीय साधनों यथा नुक्कड़ नाटक, होर्डिंग, बोर्डिंग, वॉल पेंटिंग, होर्डिंग होता है ना,
होर्डिंग, बोर्डिंग, वॉल पेंटिंग, जैसे कोई स्कूल है, ग्राम पंचायत सदन आप देख रहे थे, उसको पेंट कर दिया। होर्डिंग, बोर्डिंग, वॉल पेंटिंग, दीवार में रंग के योजनाओं के बारे में लिख दिया। वॉल पेंटिंग तथा ग्रामीण स्तर तक संदेश वाहकों के माध्यम से, अभी आपको दिखेगा साइकिल लेके मैसेंजर जा रहा है, संदेश वाहकों के माध्यम से सूचनाएं पहुंचाकर नागरिकों को सशक्त करने का प्रयास किया गया। नागरिकों को सशक्त करने का प्रयास किया गया। दूसरा, यदि नागरिकों की कुछ शिकायतें हैं तो उसके निवारण के लिए नागरिकों की कुछ शिकायतें हैं तो उसके निवारण के लिए जन सुनवाई के कार्यक्रम में जिलाधिकारी, मंत्री व जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी, मंत्री व जनप्रतिनिधि को बुलाया जाता था और नागरिकों को प्रश्न पूछने के अवसर दिए जाते थे। है ना? नेक्स्ट, दूसरा, मजदूर किसान शक्ति संगठन ने 1994 से काम करना शुरू किया। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने 1994 से काम करना शुरू किया और जन सुनवाइयों के प्रभाव स्वरूप 1996 में राजस्थान पंचायती राज कानून के नियमों में परिवर्तन करके राजस्थान पंचायती राज कानून के नियमों अब हमें थोड़ी पता है जन सुनवाई में क्या था, देख लो थोड़ा अगल बगल। परिवर्तन करके नागरिकों को पंचायती राज संस्थाओं के रिकॉर्ड्स की जांच करने, रिकॉर्ड्स की जांच करने और
उसकी एक प्रति प्राप्त करने, कॉपी लेने का अधिकार दे दिया गया। इस जांच में छोटे छोटे बिल, वाउचर, मस्टर रोल भी शामिल रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग बिल्स, वाउचर्स, मस्टर रोल। मस्टर रोल क्या होता है? मस्टर रोल जैसे कोई अनस्किल्ड लेबरर है, मतलब अशिक्षित जो है, कोई श्रमिक है, कहीं काम कर रहा है, ठेकेदार के पास एक रजिस्टर होगा, उसको मस्टर रोल कहते हैं, है ना, जिसमें उसके बारे में लिखा होगा, उसका एड्रेस, ये प्रमाण पत्र सब होगा, उसको कितना पैसा दिया गया ये होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अब क्या है, अनिवार्य है, मस्ट है। मनरेगा में तो ये अनिवार्य है ही। और एक आईपीएस अफसर थे, बिहार का के हैं, बल्कि अरविंद पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। या जुडिशियल एक्टिविज्म में एक केस देखने को मिलता है, एशियाड मजदूर केस 1982, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया डिसीजन कि मस्टर रोल कंपलसरी है, अनिवार्य है, ताकि हम ये देख सकें कि ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी से कम पैसा तो नहीं दे रहा है। इस बात के लिए जांच के लिए होता है, ठीक है। May 2000. Rajasthan Assembly passes the Right to Information Act. Citizens have the right to obtain copies of all state government documents, with a few exceptions. May 2000. लिख दीजिए अगला पॉइंट। एमकेएसएस के प्रभाव में, जिसमें मस्टर रोल भी शामिल है, हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट, एमकेएसएस के प्रभाव में 2000 में राजस्थान में राज्य स्तरीय एमकेएसएस के प्रभाव में राजस्थान में, एमकेएसएस का मतलब मजदूर किसान शक्ति संगठन के प्रभाव में राजस्थान में 2000 में राज्य स्तर पर सूचना के अधिकार का कानून पारित कर दिया गया। Amendments to the existing Panchayati Raj Act were made to facilitate the direct participation of citizens in governance. It is now legal for ward sabhas, assemblies of a particular neighborhood, to audit local government expenditure. These audits were popularized by the MKSS and other organizations in the NCERI. Between January 1998 and April 2001, 4 more Jan Sunwais on development expenditure were organized by the MKSS, beginning with the Panchayat of Kukatwira and ending with Janavad in Rajsamand district. These Jan Sunwais exposed corruption and fixed accountability of sarpanches, engineers, and other officials involved in the embezzlement of government money. The Janavad Jan Sunwai was a dramatic expose of the magnitude of corruption. देखिए कलेक्टर साहब बोलने Following लगे। public outcry, an investigative committee led by Shri Banna Lal, Deputy Secretary Audit and Accounts, Rajasthan Government, was appointed to start investigation, and the final report was submitted. The Banna सब Lal कागज पे ही रहता है। that 49 out of 141 works in Janavad Panchayat were works that existed only on paper. The committee also established an embezzlement of 70 lakh rupees out of an expenditure of 1.25 crores in 6 years. Based on the Banna Lal Committee report, the Anti-Corruption Department, ACD, Jaipur filed 8 FIRs. Charges were filed against 18 people, including the BDO, several junior engineers, accountants, the Gram Sevak, and the Sarpanch. 4 junior engineers and executive engineers.
Ram Sevak was arrested and spent 1 month in jail. 21 lakh rupees were to be recovered from him. The Sarpanch, Ramlal, was arrested and spent 1 month in jail. Claims of 13 lakh rupees were to be recovered from him. The pension of the BDO, who had retired by then, ये भी विथेल्ड कर लिया गया. one assistant engineer and one accountant were suspended. The Janava disclosures proved that the state government needed to move towards reform and proactively provide information to the people. The Rajasthan government decided to launch a series of Jan Sunwais, some with the help of citizens' organizations and NGOs. There are three essential elements for अब जो- making a public audit. कैसे ये तैयार करते थे, ये सभी एनजीओ के लोग हैं, एमकेएसएस के. पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको ले करके उसको प्रिपेयर करना ताकि आम आदमी को समझ आए. सरकार के सूचनाएं जो होती हैं वो बहुत टेक्निकल टर्म्स में होती हैं, दे दीजिएगा तो पता भी नहीं चलेगा गरीब आदमी. ये तैयारी हो रहा है. Possible. The first is the preparation of documents and records for presentation. It entails the proper preparation of a comprehensive list of all the sanctions and expenditure made in the period under oath. The Rajasthan Panchayati Raj rules require देखिए, wall that this painting. information be painted on the walls of the Panchayat. सारी योजनाओं के बारे में The जो statement एक्सपेंडिचर है, sanctions and expenditure allows citizens to be aware of development work that has taken place in their panchayat. Any major discrepancy is immediately noticed, so that concerned people can ask for detailed documents. For purposes of a social audit, photocopies of all the documents related to the works being audited have to be made available. These would include the bills, vouchers, the labor muster rolls related to the works, the measurement books, and the utilization certificates. Presentation, summary sheets of labor, and material reveal how much money has been spent on each item and how much each worker has been paid. This forms the basis of the public audit. The second stage is the proactive sharing of this information with the people. All documents of each work, with its summary sheet organized in separate files, is taken to every hamlet and habitation in the panchayat. The contents are shared and discussed with the residents. Details of the work carried out in that village are read out so that the non-literate are also